एनेमा को में आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है, लेकिन एनेमा को फिर क्या किया उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक तो ओविपेरस हो गए और एक विविपेरस। इनको हिंदी में आप क्या कहोगे, अनडिड्यूस कह सकते हो आप इसको, अनडिड्यूस, इसको चराड्यूस। ये बात आपको याद है। अनडिड्यूस में गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। देखिए, पहला चैप्टर हमने खत्म कर चुके हैं, सभी लोग से यही मैं कहना चाहता हूँ कि पहला चैप्टर जो है हमारा खत्म हो चुका है और हम लोग जो है दूसरे चैप्टर पे जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे पहले चैप्टर को नहीं देखा है तो आप लोग जो है उसकी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। लगभग मैंने जो है 18 क्लासेस जो है दिए, उसमें फुल डिटेल में दी है मैंने हर क्लास को। आप इंजॉय करिएगा हर क्लास को, छोटी छोटी टॉपिक्स को मैंने एक क्लास में दिया है, पूरा इम्पोर्टेंट समय दिया है, उसको डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। इसलिए स्टूडेंट्स आप उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है पूरे अच्छे से तो 18 क्लासेस में मैंने दी है, लॉन्ग टाइम पीरियड रखा है और आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखेगा। और कुछ जो पिछली क्लासेस हैं अगर आपने नहीं देखी तो उनकी लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वायरस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अब हम लोग जो है इस क्लासेस को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग समय तक पढ़ना है आपको और फिक्स पढ़ना है, ताकि जो आपका ब्रेन है वो इस हर चीज को ग्रहण कर ले, हर चीज को जो है अवशोषित कर ले अपने अंदर। आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, उस लक्ष्य को आपको रखना है, ठीक है। स्टडी प्रैक्टिकल फॉर डेली रूटीन के हिसाब से जो मैंने आपको ट्रिक की वीडियोस दी है, उस ट्रिक के आधार पे आपको हर क्लासेस को तैयार करते हुए चलना है, ताकि बायोलॉजी की नैया को हम लोग जो है पार कर दें एकदम अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण और विषाणु का चैप्टर है आज का हमारा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। कम से कम आप टारगेट रखिए, कम से कम टारगेट रखिए आप लोग 1000 लोगों को शेयर करने का। तो 1000 लोगों को कम से कम शेयर करिए, और अगर आप अधिकतम मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं तो कम से कम 10,000 लोगों को तो शेयर करिए ही करिए, ठीक है। ये आपका टारगेट है आज का, शेयर करना है आपको, हमारे इस चैनल को आपको प्रमोट करना है, आगे से आगे की ओर लेकर जाना है। तो देखिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में वर्गीकरण। वर्गीकरण को चूंकि अंग्रेजी में जो है क्लासिफिकेशन कहा जाता है, क्लासिफिकेशन, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। क्लासिफिकेशन होता क्या है मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि समानता तथा विषमता के आधार पर, यानी कि एक हम लोग बेस मान लेते हैं, किसी भी चीज को बेस मान लेंगे, लाइक समानता मतलब कि सम तथा विषम कैरेक्टर, सम तथा विषम लक्षण के आधार पे किसी भी जीव के सम यानी कि एक समान लक्षण किसी अलग जीव से देखेंगे और उसी जीव में हम उसके असमान लक्षण को भी देखेंगे। यानी कि समानता तथा विषमता असमानता के आधार पर जीवों को, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, उन जीवों को अलग अलग समूहों में, अलग अलग डिफरेंट टाइप ग्रुप्स में, अलग अलग समूहों में या ग्रुप्स में विभाजित करना ही या डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि सम तथा विषम लक्षण के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में विभाजित करना ही वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। आपको समझाने का मेरा पर्पस है, आपको समझाना, अच्छे से समझाना आपको, ताकि आप उस चीज को जो है अपने ब्रेन में बैठा लो, अच्छे से समझ लो। एक ही बार में आपको याद करना है, सम तथा विषम लक्षण। ये बात आप अगर याद कर लेते हो तो उसी के आधार पर आप क्या करोगे, जीवों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करोगे। और जब आप अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हो किसी भी जीव को, तो ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन कहलाती है, यानी कि वर्गीकरण कहलाती है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्गीकरण की आवश्यकता क्या कारण है कि वर्गीकरण हमें करना पड़ा जीवधारियों का। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जो यहाँ पे मैंने दिया है। पहला, स्टडी के लिए आप ये समझ लीजिएगा, स्टडी पर्पस तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्गीकरण जब भी आप किसी जीव का कर रहे हो तो उसका पर्पस है मेन स्टडी करने के लिए।
क्योंकि क्या होने वाला है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवों की हमने खोज कर चुके हैं, तो उन जीवों को एक श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थात्मक रूप से उन्हें जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये कैटेगरी ही क्लासिफिकेशन है। और ये क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया है क्योंकि किसी भी जंतु की स्टडी करने में आपको क्या हो, आसानी हो, या हमें आसानी हो स्टडी करने के लिए। इसलिए हमने क्या किया है कि स्टडी की सुविधा के लिए हमें वर्गीकरण करना अनिवार्य है या आवश्यक है। दूसरा है कि जैव विकास के क्रम का ज्ञान। बिल्कुल, जैव विकास जो है जीवों के विकास का भी ज्ञान होता है, क्योंकि मैंने देखिए अभी आपसे ऊपर की ओर बात की कि सम तथा विषम लक्षण के आधार पर, है ना। तो एक प्रकार का जो जीव का विकास है, यानी कि बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट का भी एक सीक्वेंस होना चाहिए, और उस सीक्वेंस का भी ज्ञान हमें जो है वर्गीकरण के माध्यम से होता है। तीसरा है अनुकूलता का ज्ञान। बिल्कुल, अनुकूलता का ज्ञान इसलिए होता है क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर जीव के पास अलग अलग अनुकूलता होती है। अगर बात की जाए जो बर्फीली भेड़िए होते हैं, बर्फीले भेड़िए, अब देखो वो माइनस टेम्परेचर में भी रह जाते हैं, है ना। यानी कि उनकी बॉडी जो है वो आइस को भी एडेप्ट कर ले रही है, आइस को एडेप्ट करने की क्षमता है, उसकी कैपेसिटी, तो यानी कि वो उसकी अनुकूलता है। तो उस तरह की जो है अनुकूलता को प्रदर्शित करने वाले जीवों का ज्ञान भी हमें जो है वर्गीकरण के माध्यम से होता है, क्लासिफिकेशन करने के माध्यम से होता है, अनुकूलता का ज्ञान होता है हमें। इसके बाद देखिए ये जो जाति वृत्ति होती है, जितनी भी जातियां होती हैं, इन जातियों का भी ज्ञान हमें जो है वर्गीकरण के माध्यम से होता है। और नए पौधों की खोज भी की जाती है वर्गीकरण के माध्यम से। जब एकाएक अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो उनकी खोज भी करने के लिए भी हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है कि स्टडी पर्पस के लिए हमें बहुत ही अनिवार्य है वर्गीकरण करना। जैव विकास का ज्ञान हो, या अनुकूलता का ज्ञान हो, या फाइलोजेनी का ज्ञान हो, या नए प्लांट्स की डिस्कवरी से रिलेटेड कोई भी ज्ञान हमें अर्जित करना है, तो उसके लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्गीकरण का इतिहास। तीसरा अगला टॉपिक है हमारा वर्गीकरण का इतिहास। देखिए वर्गीकरण का इतिहास से काफी क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ थोड़ा सा लेवल था, हल्का सा जानकारी देना था मेरा। मैं आपको जो है थोड़ी सी बस जानकारी देने वाला था कि ये जानकारी आपको बस याद रखनी है, हल्की सी दिमाग में आपको याद रखना है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये चीज का ज्ञान होना चाहिए आपको। देखिए हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में मैं सबसे पहली पॉइंट बताऊंगा कि चरक, आप जानते होंगे चरक आयुर्वेदा के आचार्य, जिनका नाम है चरक, आयुर्वेदा के आचार्य है ये, यानी कि आयुर्वेदा के गुरु भी माना जाता है, आयुर्वेद के आचार्य, ठीक है, या फादर भी कह सकते हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ चरक, जिनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता में इन्होंने क्या किया कि 200 प्रकार के जंतुओं का और 340 प्रकार के पौधों का इन्होंने क्या किया, उनके बारे में हमें जानकारी दी, उनके बारे में बताया है इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक में। सबसे पहली बात, आयुर्वेदा के आचार्य हैं चरक जी, उनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता, और इस पुस्तक में इन्होंने जो है 200 प्रकार के एनिमल्स और 340 प्रकार के प्लांट्स के बारे में बताया है। ये बात आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए अब दूसरी बात आते हैं हम लोग एरिस्टोटल, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये 3 चीज आपको याद रखनी है। एरिस्टोटल भी कहा जाता है या अरस्तु कहा जाता है। देखिए अरस्तु ने क्या किया कि सबसे पहले जितने भी जीव हैं, जीवधारी हैं, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला ग्रुप है एनिमल्स का, दूसरा ग्रुप है प्लांट्स का। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एनिमल्स और प्लांट्स में डिवाइड किया। अब देखिए अरस्तु ने किया क्या कि जितने भी एनिमल्स हैं, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब आगे की तरफ 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप का नाम है एनीमा और दूसरे का इनेमा, ठीक है। एनेमा और इनेमा, एनेमा भी कह सकते हो इसे हिंदी में, और इसे इनेमा कह सकते हो, इनेमा। ये बात आपको याद रखनी, एनेमा और इनेमा, ठीक है। ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एनेमा का मतलब है कि जिसमें आरबीसी एब्सेंट हो, यानी कि लाल रुधिर, रेड ब्लड एब्सेंट होना चाहिए, आरबीसी अनुपस्थित होना चाहिए, तो वो होगा एनेमा। जैसे स्पंज आप जानते होंगे, पॉलीफेरा में आते हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सारे क्या है, इनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होती है, आरबीसी अनुपस्थित होता है।
इसके बाद दूसरा आते हैं इनेमा। इनेमा में आरबीसी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए अरस्तु ने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एनिमल्स और प्लांट्स में। अब एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एनेमा और इनेमा में। एनेमा में आरबीसी एब्सेंट है, एनेमा में आरबीसी प्रेजेंट है। सिंपल वर्ड है, आपको याद करने के लिए कोई भी जटिल हार्ड इसमें वर्ड नहीं लिया गया है, कोई भी जटिल वर्ड यूज नहीं किया गया है। आसान से शब्द में आपको बस याद करना है। हिंदी इंग्लिश का कोई भी मैटर नहीं है यहाँ पे। हिंदी में भी मैंने बता दिया, इंग्लिश में भी मैंने बता दिया। देखिए इनेमा को में आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है, लेकिन इनेमा को फिर क्या किया उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक तो ओविपेरस हो गए और एक विविपेरस। इनको हिंदी में आप क्या कहोगे, अनडियूज कह सकते हो आप इसको, अनडियूज, इसको जरायुज। ये बात आपको याद है। अनड्यूज में मछलियां आ गई, फिशेज आ गई। मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ पे फिशेज, एम्फीबियंस, उभयचर जिन्हें कहते हैं हम लोग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ये क्या हो गए आपके बर्ड्स। ये सारे जो हैं आपके क्या हो गए, अनड्यूज हो गए। ओविपेरस, यानी कि ओविपेरस उसे कहते हैं जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस कहते हैं। जो अंडों की बजाय बच्चे देते हैं, यानी कि बच्चे डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, वो विविपेरस कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। ठीक है, जरायुज में मनुष्य हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए। ठीक है, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि एरिस्टोटल, देखिए अब मैं बात करता हूँ एरिस्टोटल ने फिर से प्लांट्स को क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हर्ब, सर्ब्स एंड ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, साग, झाड़ी, वृक्ष जिन्हें कहते हैं। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 भागों में डिवाइड किया, हर्ब, सर्ब्स, ट्री। तो ये याद रखना है, साग, झाड़ी, वृक्ष। इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस के नाम से पूछा जाता है प्रश्न, कार्ल लिनियस, ये भी याद रख सकते हो। सो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और इस वीडियो में भी कोई डाउट